के बारे कुछ कहा जरूर, तो परंपरा का धन्यवाद है। देखिए, हजारों साल पहले हम आज 2024 में इंद्रियों से जूझ रहे है ना, वातावरण के दबाव से जूझ रहे, पर क्या वो भी लोग होंगे जिन्होंने हजारों साल पहले इस बात को पहचाना कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ आत्मा है, वो मरता नहीं है, फटता नहीं है। कितने हजार साल पहले, यदि हम है ना महाभारत की गीता की बात करें तो कितना साल पहले बोलते हैं, 5000 साल पुराने। तो 5000 साल पुराने तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। तो जिस चीज़ से हम आज जूझ रहे हैं उसको लोगों ने 5000 साल पहले पहचाना है, तो हम 5000 साल पीछे चल रहे हैं। और एक भैया, समझना होल टू पार्ट है और जीना पार्ट टू होल है। पार्ट का सेंस है हमारी भूमिका हम किस तरह से देखते हैं पूरे यूनिवर्स में। सिर्फ पहले तो, और जीना जो है फिर वो परिवार से शुरू होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अभी हमने मानव को पहचाना है शरीर के रूप में, है ना, मानव को मानव के रूप में नहीं पहचाना है। इसलिए मैंने कहा कि हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव। कन्फ्यूजन होता है ना बोलने में, आचरण से मानव। सुबह तक थे आप, सुबह तक पहला दिन क्या मुंडन संस्कार होता है। तो पहला दिन अपने को क्लैरिटी आती है कि गैप्स कहाँ पे हैं, क्योंकि गैप्स नहीं पहचानेंगे तो उसको भरेंगे कैसे। तो पहले दिन हम गैप्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अगले 6 दिन उसको भरने का काम करेंगे। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैं बार बार कहूँगा, लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूँ, होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। मैं पार्ट हूँ, होल समझ में आएगा तो मेरा होना समझ में आएगा, नहीं तो आप सर पटक के मर जाइए। ना अपने में संतुष्टि मिल रही है, ना घर में मिल रही है, सारी मेहनत करने के बावजूद अपनों से दुख पाया है और झंझट बढ़े। 50 साल पहले के झंझट की थोड़ी नेचर अलग थी। 50 साल पहले हम लोग भौतिक रूप में ज़्यादा भौतिक गरीबी से जूझ रहे थे, अभी हम मानसिक गरीबी से जूझ रहे। पहले घर ठीक नहीं था, गाड़ी ठीक नहीं थी, अभी घर ठीक हो गया, गाड़ी ठीक हो गया तो संबंध ठीक नहीं है। संबंध पहले भी ठीक नहीं था, तो पहले थोड़ा शिष्टाचार में काम चल रहा था। चलिए, तो जितनी बातें मैंने सुबह से अभी तक की है, अब मैं उसको बोर्ड पे डाल देता हूँ ताकि हमारी थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जितना हमने कल से चर्चा किया है, तो हमने कहा कि मानव है और मानव को सुख की तलाश है, मानव को सम्मान की तलाश है, और वो भी निरंतर है। यहाँ तक कोई शंका नहीं। अब मानव को सुख और सम्मान की तलाश है, तो जहाँ तक सुखी होने की बात है, मानव के पास 4 विषय की बात हमने की है। 4 विषय का मतलब आहार, निद्रा, भय और प्रजनन की बात की है ना। और इसके साथ साथ 4 विषय के साथ साथ 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के रूप में शब्द, कान, स्पर्श, त्वचा, रूप, आँखें, रस, जीभ और गंध, इतना हम सब मानव के पास है। ये मानव के पास ही है कि पशु के पास भी है? क्या लगता है? पशु के पास भी है। पशु, गाय के पास, कुत्ते के पास, बिल्ली के पास आहार, निद्रा, भय और प्रजनन भी है, और आँख, नाक, कान, त्वचा, है ना, वैसा उसके पास भी है। यदि पशु को और मानव को दोनों को देखें तो 4 विषय और 5 इंद्रियां जैसा मानव इस्तेमाल करता है, पशु ऐसे ही करता है कि उसमें कुछ अंतर है? 4 विषय और 5 इंद्रियों को जैसा मानव इस्तेमाल करता है, पशु भी ऐसे ही इस्तेमाल करता है या कोई अंतर है? क्या अंतर? विचारों का अंतर है। चलो, विचारों का अंतर तो समझ में आ रहा है,
लेकिन 4 विषय और 5 इंद्रियों को जैसा पशु इस्तेमाल करता है और जैसा मानव इस्तेमाल करता है वो तो एक जैसा है कि अलग अलग है? हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे पूछ रहे, क्या लगता है? क्वेश्चन क्लियर है? 4 विषय और 5 इंद्रियों को जैसा मानव इस्तेमाल करता है पशु भी वैसे इस्तेमाल करता है, या दोनों में कोई अंतर है ना? ऐसा थोड़ा सा हमको सोचने से ध्यान जाता है कि कुछ तो अंतर है या नहीं है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि यदि पशु को देखें तो वो 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है ताकि वो 4 विषय को इस्तेमाल करके जिंदा रह सके। ये पशु का काम है। मानव बिल्कुल उल्टा कर रहा है। मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि 5 इंद्रियों को तृप्त कर सके, 5 इंद्रियों से सुख पा सके। तो पशु और मानव में इस रूप में देखें तो क्या अंतर है? पशु के केंद्र में क्या है, पशु के जीने के केंद्र में क्या है, और मानव के जीने के केंद्र में क्या है? पशु की प्रायोरिटी और मानव की प्रायोरिटी दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? तृष्णा है, तृप्ति की अपेक्षा है। ये मेजर डिफरेंस हमको दिखाई देता है। तो हम पशु में देखते हैं तो उसका जिंदा रहना ही पशु का जीना है। तो पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? मानव को तृप्ति की तलाश है और वो भी निरंतर। मानव को तृप्ति की तलाश है और वो भी निरंतर, और बस यहीं से लोचा शुरू हो गया। ये अंतर क्यों है मानव में और पशु में? तो जैसा आपने कहा कि मानव के पास कल्पनाशीलता है, ये कल्पनाशीलता के कारण, कर्म स्वतंत्रता के कारण मानव और पशु में ये अंतर दिखाई देता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई? कि इंद्रियों से मानव में सुख की निरंतरता की तलाश है, जबकि इंद्रियों का लिमिटेशन कैसा है? इंद्रियों में सुख की निरंतरता को पाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? लिमिटेशन है कि इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है। कुछ भी करो, एक तो सुख हम चाहते निरंतर हैं, और इंद्रियों में कैसा होता है? अभी बढ़िया नाश्ता किए 9 बजे, नाश्ता करके मज़ा आ गया, अभी खाना खाएंगे 1 बजे, तो 4 घंटे की बेरोजगारी है। इस बीच में 4 घंटे में क्या करें? और क्या लिमिटेशन है? और क्या प्रॉब्लम फील करते हैं? आप बोलते जाओ, अपने को सबको बोलना है। और अब तो लोग थोड़े हैं, आप बिना माइक के भी बोलोगे मेरे तक आवाज़ आ जाएगी, है ना? वैरायटी। देखो, इंद्रियों के मामले में जो भी हम सुख का डिज़ाइन बनाएं वो सभी मानव के लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। और एक ही मानव के लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक ही मानव के लिए सारी जिंदगी इंद्रियों से सुखी होने का डिज़ाइन एक ही जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। वो डॉक्टर मैडम कहाँ गई? अच्छा, नहीं है वो नागपुर वाली? ठीक है, देख लेना आराम से। ठीक हो गया? अलग अलग होगा। फिर क्या ये भी संभावना है कि किसी का दुख किसी का सुख हो जाए और किसी का सुख किसी का दुख हो जाए? ये भी संभावना है। ठीक। और क्या प्रॉब्लम आती है? निरंतरता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। और इंद्रियों में सुख की, निरंतर सुख की कामना से जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या लिमिटेशन आती है?
हम सबका भोगा हुआ है, जो भोगा है उसी को बोलना है। बोलिए। और आओ, ये भी एक बात है ना। शरीर की क्षमता सीमित है। मिर्ची खाते हैं तो कुछ देर बाद पेट खराब हो जाता है, पर खाने की इच्छा, तो मीठा खाते हैं तो शरीर डायबिटिक हो गया, पर मीठा खाने की इच्छा तो बची है। तो ये भी बात ठीक है कि शरीर की क्षमता सीमित है और मैं भोगना चाहता हूँ लगातार। बढ़िया, गुड। और एडिक्शन की प्रॉब्लम भी है। ओ, ये भी चल जाएगा, वो अभी आगे देखते हैं। आप कहाँ से हो? ओ, यहीं से हो। और हाँ, उम्र के साथ साथ कल्पनाशीलता में चेंजेस आती है और उम्र के साथ साथ शरीर भी ढलता है, लेकिन चाहनाएं तो बनी रहती हैं। गुड। हाँ, इच्छा में परिवर्तन तो वो हो गया कि सबका सुख होने का डिज़ाइन अलग अलग है। और है इससे बेटर, उससे बेटर हो, ये तो ना वैरायटी और क्वांटिटी की तलाश। ये जितना भी सारा मनोरंजन और वैरायटी और क्वांटिटी की तलाश है, ये सारा वही है कि उसमें थोड़ा मिलता है और फिर बेटरमेंट, और उसमें फिर उसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी और फाइनली नहीं मिलेगा, ये भी पक्का तय है। देखिए, मेरे को लगता है कि आदमी की जर्नी का, देखो, एक तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इंद्रियों में जो सुख है उसको नहीं भोगना है। खाना खाएंगे तो स्वाद नहीं लेना है, उसमें पहले नीम की चटनी मिला देनी है, ऐसा नहीं बोल रहे। कोई भी भोजन होता है उसका अपना स्वाद होता ही है। और ये भी बात ठीक है, मन तृप्त नहीं होता है। यदि खाने से भी मन तृप्त नहीं हुआ है तो किसी बड़ी चीज़ में नहीं जाएगा, ये भी बात पक्की। जिंदगी का नियम ये कहता है कि वो एक जगह से तृप्त होकर ही अगली जगह में जाता है। तो भौतिक रूप में जो कुछ भी हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, एक तो यहाँ से जो कहा जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नहीं करना है। केवल क्या समझने की कोशिश है कि भैया इसकी औकात समझ लेना है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। तो जिस चीज़ को यहाँ ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं, तो अपनी पसंद का कपड़ा पहन लें, इसमें दिक्कत नहीं है। अपनी पसंद का भोजन कर लें, इसमें भी दिक्कत नहीं है। घूमना फिरना है वो भी कर लें, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं है। निरंतरता कहीं और है, ताकि हम आगे चलें। तो मेरे को लगता है कि आदमी की ज़िंदगी का बड़ा पार्ट ये है कि कोई समय ज़िंदगी में लोगों में ये निष्कर्ष आ जाता है कि वो ये पहचान पाता है कि इसकी औकात इतनी ही है। वहाँ से हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। जैसा भाई ने कहा कि भाई, क्या बोला अभी, क्या बोला था? वैरायटी क्वांटिटी। जब तक वो निष्कर्ष नहीं आ रहा है तब तक मेरे को लगता है कि वैरायटी में हो जाएगा, कि क्वांटिटी बढ़ाने से हो जाएगा। कोई पॉइंट आता है कि आपका निष्कर्ष आ जाता है कि वैरायटी क्वांटिटी कुछ भी करें, इसकी औकात ही इतनी है, बस यहाँ से आदमी की आगे की यात्रा शुरू होती है। तो ये सारी चर्चाओं, ये सारा सुन के कोई ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, उसको धीरे धीरे हम प्रोसेस करेंगे। चलिए, और क्या लिमिटेशन है? एक बहुत गहरा अंतर है जो हमारे काम का है, जिसको पहचानने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ रुकने के लिए। है सीमित है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख सीमित है, क्षणिक है, वो तो बात हो ही गई। एक और गहरा अंतर है, देखते हैं 1 मिनट और आपकी तरफ से आता है कि नहीं। और नए लोग भी, पुराने लोग भी बोल दें, बाय द वे, आपके भी ध्यान में है कि नहीं। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और वो सही में वहाँ से मानव शुरू होता है। यहाँ तक तो हम शरीर की ही बात कर रहे हैं, भाई निरंतर नहीं है, भाई वो है ना, ये शरीर की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से हम मानव से कनेक्ट हो रहे हैं, वो डिफरेंस ये है। नहीं, हाँ, क्या? खुल के बोलो। संवेदना। और खुल के बोलो। है
नहीं, संज्ञानशीलता तो अभी आगे है। जो एक मूल चीज़ ये है कि हमारा मित्र हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, यदि हमको किसी व्यक्ति के बारे लगता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, तो उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है कि घटता है? ठीक हो गया। और अपने स्वयं के प्रति, से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ में स्वादिष्ट चीज़ मेरे सामने आ जाती है और फिर मेरा मन रुकता नहीं है और फिर मैं ओवर ईटिंग कर देता हूँ। ओवर ईटिंग करने के बाद लगता है यार फिर से गई भैंस पानी में और ये तो ठीक नहीं है, फिर मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार बिल्कुल नहीं करूँगा, और फिर अगली बार गई भैंस पानी में। और कई बार तो भैंस पानी से निकलती ही नहीं है, क्योंकि आप खा रहे हो वो तो ठीक है, कल्पना में भी वही चल रहा है। तो इस तरीके से लंबे समय तक यदि ये चल जाए तो आपके भीतर क्या होता है, क्या फीलिंग आती है? सेल्फ एस्टीम का लॉस होता है। ये घटना है, सेल्फ एस्टीम का लॉस होता है, अपने प्रति विश्वास में कमी आती है कि मेरा मुझ पे कोई नियंत्रण नहीं है और मुझसे होगा भी नहीं, है ना। तो अपने प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? अपने प्रति विश्वास घटता है। मैंने कितनी बार कसम खाई है, मैंने कितनी बार सोचा है कि ये नहीं करना है, फिर भी वही मन में आता है, फिर भी वही करता हूँ, तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाता हूँ। यहाँ से हम एक मानव होने के एहसास को पाते हैं। और मानव केवल इंद्रियाँ नहीं हैं, मानव इंद्रियों से कोई ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि मानव केवल इंद्रियाँ होता तो खा पी के मज़े में रहता। भी अपने पास तो आजकल खा पी के मज़े करने के सारे जुगाड़ हैं, लेकिन खा पी के मज़े करने के सारे जुगाड़ों के बावजूद, और वो तमाम लोग जिनके पास ये हमसे कहीं ज़्यादा थे, इसके लिए बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि कभी मैंने एक बुक अच्छी पढ़ी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट, है ना, रात के 12 बजे की बुक थी, उसका हिंदी में अनुवाद रात के 12 बजे है। भारत की आज़ादी का वर्णन है। भारत में बोले 400 रजवाड़े थे, 400 450 जो भी रहे, सारे राजा एक ही रोग से मरे, अधिकांश। एड्स नहीं था, क्या? बोरियत भी क्या चीज़ हो सकती है? बोरियत। देखो, हमको लगता है कि यार पैसे से सुख मिल जाएगा, तो अपन रात दिन दौड़ रहे हैं, अपने पास बोर होने का टाइम ही नहीं है। किसी को लगता है इंद्रियों से सुख मिल जाएगा, या तो भोग रहा है या भोगने की कल्पनाएं कर रहा है। किसी को लगता है यार नाम पाके समाज सेवा में सुख मिल जाएगा, राजनीति में सुख मिल जाएगा, कम से कम वो दौड़ रहा है। किसी को लगता है यार ज्ञान से सुख मिल जाएगा, वो कोई साधना, कोई आश्रम, वो भी कोई अपनी दुनिया में लगाए। किसी को लगता है सुख कहीं है ही नहीं। अब राजा के लिए सारी संपत्ति किसकी? राजा की। सारे सुख किसके? राजा के। सारा पद किसका? राजा का। तो सबसे बड़ा पद उसके पास, सारा धन उसके पास, सारे राज्य का वैभव उसके पास, और उसने अपनी उम्र में सब भोग के देख लिया है, और फाइनली उसको लग रहा है कि मज़ा कहीं नहीं है, अब कहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको भोगे बिना बहुत मुश्किल है समझना, है ना। मैं जब 22 साल की एज में था तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि ये ज़िंदगी जो चल रहा है ये तो कहीं पहुंच नहीं रहा है। मैं मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को देखता था, अपने घर में माँ बाप को देखता था, बाहर समाज को देखता था, है ना। ये 2 वक्त की रोटी तो ज़िंदगी नहीं हो सकती, लेकिन ज़िंदगी क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जब आपके पास जो है वो ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी क्या है उसका पता नहीं है, अब सोचोगे क्या और चाहोगे क्या और करोगे क्या, तो आपके पास अगला दिन है ही नहीं। आपके जो विचार शून्यता की स्थिति एक ये भी है कि हमको नहीं समझ में आ रहा अब आगे क्या किया जाए। तो बोरियत भी कितना ज़्यादा भयंकर चीज़ हो सकती है, तो उसका तो इस पूरी घटना में, बेटा आगे आ जाओ, आओ आगे आ जाओ, तुम लोग के लिए गद्दे मैंने खाली रखे। गुड। काले बाल वाले, जिनके एक्चुअली काले बाल हैं, वो सब आगे बैठेंगे। पे हमको तो पता नहीं चलेगा, पर आपको तो पता ही है।
कहाँ पहुँचे? तो लास्ट वाला डिफरेंस कितने लोगों ने नोटिस किया? जो लास्ट वाला बताया कि जो अपना सेल्फ इस्टीम है, जो स्वयं के प्रति विश्वास है, और ये एक मानव के साथ है कि सभी मानव के साथ है? इसका मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि हम मानव हैं तो सही अर्थों में इंद्रियां मुझको चलाएंगी कि मैं इंद्रियों को चलाऊंगा? तो और ये कोई नई बात नहीं है ना, ये इस जमाने पहले से ही तमाम धर्मों में, तमाम उसमें ये बात पहले से ही होती रही है ना। जैसे जैनियों में क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलते हैं ना। तो जय जिनेंद्र का मतलब क्या है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जय जिनेंद्र। तो इसको भी कोई बड़ी चीज़ माना, पर फाइनली इससे एजुकेशन, मैंने इंद्रियों को जीत लिया, इससे एजुकेशन सिस्टम निकला, इससे आत्मा क्या है उसको आर पार पता चल गया, है ना। इससे ईश्वर क्या है आर पार पता चल गया, वो अभी शेष ही है। हाँ, शरीर के दबाव से मैंने मुक्ति पा लिया, पर वो भी कोई अच्छी बात है, लेकिन आगे की भी यात्रा शेष है। तो इस तरह से हम सब ने मिल के देखा, इस तरह से हम सब ने मिल के देखा कि किस तरह से। अब दूसरी बात करते हैं। मानव में एक दूसरी चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि मानव में सम्मान की तलाश। मानव में सम्मान की तलाश है, पहचान की तलाश है, और इसको मानव कहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रहा है ना। तो मैं लिख देता हूँ, मेरी पहचान का सबसे एक प्रभावी माध्यम है जिसको मैं कहता हूँ रूप, है ना। मैं कैसा दिखता हूँ, और मैं कैसा दिखता हूँ कि मेरा घर भी कैसा दिखता है ना। फिर मेरा मोबाइल भी कैसा दिखता है और मेरी गाड़ी भी कैसी दिखती है। तो रूप हमारी पहचान का एक माध्यम है, और फिर मेरा शरीर कैसा दिखता है, और मेरा पैसा कैसा दिखता है, और मेरा पद भी कैसा दिखता है। किसी उम्र तक रूप और बल, और किसी उम्र के बाद धन और पद भी उसमें जुड़ जाता है। तो अभी समाज में हमारी पहचान का आधार क्या है? समाज में जो लोक व्यवहार में आता है, हमारी इज्जत क्या चीज़ से हो रही है, या हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी इज्जत उस बात से होती है? पद और धन उसमें मुख्य चीज़ है, पद और धन उसमें मुख्य चीज़ है, रूप और बल शरीर साथ में है ही है। तो ऐसा हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जब हम अपने आप को कभी रूप से, कभी बल शरीर से, कभी धन से और पद से पहचानने की कोशिश करते हैं, सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है? हाँ, टेम्परेरी है, सुख है, वो तो ऊपर वाले में आ गया। अब पहचान और सम्मान की तलाश शुरू हो गई। तो मेरी पहचान और सम्मान जब मैं रूप बल धन पद से पाता हूँ तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? यदि धन कम और ज़्यादा हो सकता है ना, तो उसके साथ साथ मेरा सम्मान भी मेरे को लगता है कम और ज़्यादा होता है। और हमेशा सेम नहीं रहता। रिटायरमेंट के बाद तो पद रहता नहीं है। हे पद वालों, 60 के बाद क्या होगा, है ना। इसलिए ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है 60 के बाद 5 साल में बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि दरबार लगना बंद हो जाता है। जनप्रतिनिधि, सेलिब्रिटी, जिनको दरबार लगाने का अभ्यास होता है, दरबार के बिना उनको लगता है कि भोजन नहीं हुआ आज का। अब कोई मिलने आता नहीं है, किसी समय लाइन लगी रहती थी। और नेता भी चाहते हैं कि उनका काम सिस्टम ना करे, सारा काम सिस्टम ही कर देगा तो इनसे मिलने कौन आएगा। तो इनके पास भी लाइन लगी रहे, तब तो लगेगा मैं कुछ काम का आदमी हूँ। तो ये एक बात आई। और है, और रूप और बल कुछ दिन बाद बदल जाता है। यही समस्या है। कुछ दिन बाद बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जिनके आज काले हैं उनके भी सफ़ेद होंगे। काले वाले सोचते हैं हमारे ऐसे ही काले रहेंगे,
हमारे भी कभी काले हुआ करते थे। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंटली और बीमारी से भी कुछ हो जाता है। आजकल कैंसर आता है, बाल तुरंत चले जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल ही मामला बदल जाता है। और हमसे आगे एक और इसकी प्रॉब्लम है, ये हमेशा कंपैरेटिव होता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी शादी में खाना खाने गए, सामने वाले ने 5 रोटी खाई, तो आपको लगता है मैं 8 खा के दिखाऊंगा? ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? फिर दूसरे की गाड़ी देख के मेरे को क्यों ऐसा मन करता है इससे बड़ी वाली लाऊंगा, है ना? है वहाँ मेरी क्षमता नहीं होती, क्योंकि पेट कह रहा होता है कि भैया अब नहीं चलेगा। तो इसका मतलब देखो कितनी क्लियर बात है कि खाना खाने के मामले में मेरे पास एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है पेट के रूप में, जो मेरे को बताता है कि अब और नहीं चलेगा। लेकिन मेरा रूप, मेरा धन, मेरा पद और बल, इन तमाम मामलों में, तो जिन मामलों में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं होता है, उन मामलों में अब मैं तो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता हूँ, मैं तो अपने आप को सुंदर बताना चाहता हूँ। अब सुंदरता का मापदंड, अब अफ्रीका की सुंदरता और अमेरिका की सुंदरता और भारत की सुंदरता और नेपाल की सुंदरता एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा, क्योंकि वहाँ तो सारे ही काले हैं, नहीं क्या? और फिर मैं कहता हूँ देखो इंडिया का गोरा 5 घंटे में काला हो ही जाता है। कैसे? दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, लंदन में उतरे, उतरते ही काले, क्योंकि वहाँ तो सब गोरे हैं। कंपैरेटिव है ना भाई। तो नॉर्थ इंडिया का गेहुआ रंग साउथ इंडियन के सामने गोरा दिखता है, सब कंपैरेटिव है। और वो कंपैरेटिव भी कैसा, उसमें मेरा भी क्या दोष है? फैक्ट्री जैसी थी वैसा है, वो तो कंपनी मेड है। तो यदि आप देखोगे तो पूरे संसार में 4 कलर है ना, ब्लैक, वाइट, येलो और काला है ही। ग्रीन कहाँ से हो जाएगा? आदमी के कलर की बात हो रही है, पेड़ पौधे की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ध्यान से तो नहीं सुन रहे हो तो पक्का है। बीच में उठे कलर की बात आई, अच्छा ग्रीन भी होता है। आदमी के 4 ही कलर है दुनिया में। तो अच्छा हाँ, गेहुआ, ब्लैक, वाइट, येलो, है ना। ये चाइनीज़ और ये पूरा एरिया ये थोड़ा सा येलोइश है ना। तो 4 ही कलर है। अब जिस भूभाग में रह रहे हैं उस भूभाग का कलर है। आप देखेंगे मध्य भारत से साउथ की तरफ जाएंगे कलर डार्क होता जा रहा है, मध्य भारत से अफ़गानिस्तान और रशिया की तरफ जाएंगे कलर गोरा होता जा रहा है। तो जैसी जलवायु है वैसा हो रहा है। जलवायु, खान पान, तमाम चीज़ें, मिट्टी, उसकी जलवायु। और उसी तरह से हमारे नैन नक्श भी हैं। मैं जैसे कहता हूँ कि भाई देखो, मैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मैं हर 2-3 महीने में घूम जाता हूँ, ठीक है। कई बार तो एक ही महीने में 4 राज्य हो जाते। तो मैं लोगों की शक्लें देख के पहचानने लगा हूँ, ये गुजराती, ये महाराष्ट्रियन, मतलब काफ़ी कुछ ऐसे ध्यान में आ जाता है। तो कि वहाँ का हर इलाके की अपनी एक तासीर है। तो इसमें मेरा भी क्या दोष भाई? मेरा ना, जब मैं काला हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं गोरा हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया। जैसी फैक्ट्री थी वैसा प्रोडक्ट है। अब उसको लेके मैं इतना परेशान हूँ कि मेरा रंग ऐसा है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि ये सारी चीज़ें हमारे को इतना परेशान क्यों करती हैं, है ना। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान में क्या आ गई, जिस मामले में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारे पास नहीं है उस मामले में हम कंपैरिजन ही करेंगे, है ना।
तो हमारे पास रूप का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, धन का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, पद का कोई एब्सोल्यूट मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे कोई मापदंड इन चीज़ों में होते ही नहीं है। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, सुंदर ही लगता है। इसका मतलब ये भी बोलते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। फिर ये भी बोलते हैं वो किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो दूसरा ही कहता है बेकार चक्कर में आ गया उसको तो ठीक ही लगते रहता है जब तक प्यार रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये हमको बताती हैं कि कैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कंपैरिजन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें अपने आप में परिवर्तनशील हैं। देखो, सम्मान हम कैसा चाहते हैं, स्थायी कि अस्थायी? स्थायी। और ये सारी चीज़ें कैसी हैं? परिवर्तनशील। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं जिंदगी भर? भैया उसको बड़ा करके दिखाओ यार, तुम तो बढ़िया शिविर कर रहे हो ये देखो, ये अपने शिवरार्थी भाई हैं कि कैमरे वाले? शिवरार्थी भाई हैं, इसीलिए यही चक्कर है, इसलिए शिवरार्थी भाइयों को कैमरे पे नहीं रखते क्योंकि हमारे कैमरे वाले भी शिवरार्थी हो जाते। तो सारी जिंदगी हम क्या कोशिश कर रहे? हम परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास जिंदगी भर करते। परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास कितने प्रतिशत लोग? ठीक हो गया। देखो, अब यदि इतनी बात समझ में आ जाए तो जिंदगी का कितनी लंबी उम्र, कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितना सारी मेहनत आदमी की बचे कि नहीं बचे। तो हम कैसे लोग हैं? हम मेहनत करके दुख की तलाश में निकले हुए लोग। हाँ, तो देखो, मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, लाखों लोगों से व्यक्तिगत बात करके कह रहा हूँ, अपनी खुद की ज़िंदगी जी के बोल रहा हूँ, है ना, और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है एक दो को छोड़ के। मैं शिविर करना, अभी आगे चलेंगे तो मैं बताऊँगा कौन से 2 वर्ग छूटे हैं। नहीं तो आदिवासी से लेके और ब्यूरोक्रेसी से लेके, पॉलिटिकल लोगों से लेके, और पैसे और कम पैसे, और गरीब और अमीर और शहर, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिनके साथ मैंने वर्कशॉप नहीं किए, है ना। सबके साथ वर्कशॉप करके रिजल्ट लेके बता रहा हूँ, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, जिंदगी में समझने का काम ज़्यादा है, करने का काम कम है। हमने क्या कर रखा है? हमने समझने का काम ठप कर रखा है और करने का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो जिंदगी, आप कभी कभी ऐसा ध्यान में क्यों नहीं आता है, कभी अभी आता ही होगा कि भाई यार, आदमी को छोड़ के बाकी बताओ कौन स्ट्रगल कर रहा है? आदमी को छोड़ के कौन आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है? मैं तो हाथी का एग्जाम्पल लेता हूँ, शाकाहारी, सबसे ज़्यादा खाता है, खेती करता नहीं, भूख से कभी मरता नहीं। ओह, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है, और आदमी कैसा है? उसकी सोचने की क्षमताएं इतनी बड़ी, उसका शरीर इतना सक्षम, उसका ब्रेन इतना सक्षम, उसकी ज़रूरतें इतनी कम, उसके बावजूद वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे, ये बिल्कुल गलत है। कहीं फंडामेंटल मिस्टेक हुई है, कहीं मूलभूत गलती हुई है, उस गलती को पकड़ने की ज़रूरत है। ज़िंदगी को बहुत ऊंचाइयों के साथ जीने की ज़रूरत है, बहुत ऊंची उड़ान भरने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कुछ बहुत सार्थक, कुछ बहुत मीनिंगफुल करने की ज़रूरत है। उससे कम में ज़िंदगी में तृप्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सॉफ्टवेयर ही हमारा गलत हो गया। देखो, अब जो मैंने सुबह जितनी, इसका रिजल्ट क्या होगा फाइनली? हम सभी चाहते हैं ना हमारी पहचान हो। जैसे मैंने कहा कि मेरा घर एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, मेरी 2 लाख रुपए महीने की इनकम है, और मेरा बीवी बच्चे बढ़िया खुश हैं, और मैं फील कर रहा हूँ यार ज़िंदगी में मज़ा आ गया। तब तक मेरा दोस्त आया, वो कहता है यार मेरी 5 लाख की सैलरी है। अब मेरा क्या हुआ? अब मेरा सब गिर गया, अब ताश के पत्ते की तरह। तो इसका मतलब है कि यदि मेरी पहचान कंपैरेटिव है, तो सारे प्रयास करने के बावजूद कोई आपसे आगे बैठा ही है, और उससे कंपैरिजन करेंगे तो अपने आप को छोटा ही पाएंगे।
तो सारी ज़िंदगी मेहनत करके केवल कंपैरिजन के लेवल बदलते जाते हैं। मैं आपको और एग्जांपल से बता दूं, देखो सोचने में कैसा लगता है और सारी ज़िंदगी उसी को हम कैसा कर रहे हैं, ए बी सी डी ई। मान लो धन के मामले में, पद के मामले में ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई, है ना। ए बी को सफल मानता है कि असफल, बी सी को सफल मानता है कि असफल, सी डी को सफल मानता है कि असफल, और डी ई को सफल। पर बी अपने आप में सफल है कि असफल? ए अपने आप में, बी अपने आप में सफल है कि असफल? और तुलना किससे करता है? गई भैंस पानी में। तो बी अपनी तुलना सी से करके अपने आप को असफल मानता है, सी ए की तुलना में अपने आप को असफल मानता है, डी ई से तुलना करके, ई किसी आगे वाले से तुलना करके, ए बी से तुलना करके अपने आप को असफल मानता है। और ए का बी को देख के दिमाग खराब हुआ और मेरे को इसके जैसी गाड़ी लानी है, इसके जैसा मकान बनाना है, और 10 साल मेहनत किया, अब वो बी हो गया। 10 साल मेहनत करके ए बी हो गया, अब क्या हुआ? अब उसको सी दिखने लगा, फिर दिमाग खराब हुआ, फिर 10 साल मेहनत किया, फिर वो सी हो गया। सी हो के क्या हुआ? अब डी दिखने लगा। तब तक जिंदगी की शाम हो गई। फिर इसको अंतिम सार समझ में आ गया, जिंदगी का अंतिम ज्ञान क्या? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। कितने लोगों को ये सार समझ में आता है? कितने प्रतिशत लोग? कितने प्रतिशत लोग हैं? कोरोना के बाद में ज़्यादा हो गया। वो कैसे? कोरोना के बाद में चर्चा कर रही लोगों की कैपेसिटी बढ़ गई है, और जीने का को समझ में आ गया कि कम हो जाएगी, भरोसा नहीं। तो इस दौड़ में कितने प्रतिशत लोग हैं समाज में? तो हमने किसी को निपटाया, किसी ने हमको निपटाया, है ना। ऊपर से भाषा बहुत अच्छी है, अंदर कुछ और ही चलता है। तो भीतर भी कन्फ्लिक्ट, और बाहर वाले को किसी से पता भी चली जाता है कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो वो भी अपनी तैयारी शुरू करता है। तो धीरे धीरे 3 फ्री गिफ्ट मिलते हैं। भूतकाल की पीड़ा, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, और भविष्य की चिंता। देख लीजिए, सारी सफलताओं के बावजूद उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, बढ़ता हुआ, है ना। तो इससे ये समझ में आया, इसी का नाम युद्ध और संघर्ष है। विश्व में नंबर 1 बनने की दौड़, कभी रशिया था, कभी अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चलता था, अब चाइना में चलता है ना। उसी के लिए एटमिक वेपन इकट्ठे करना, उसी के लिए अपनी शक्ति बढ़ाना, उसी के लिए एक दूसरे को निपटाना। अब पूरे विश्व में देखो, जो गली में एक निम्न मानसिकता के गुंडे एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, वही काम विश्व में देश एक दूसरे के साथ करते हैं। देशों की बाउंड्री किसी समझदारी से तय होती है कि मिलिट्री और वेपन से तय हो रही है? मिलिट्री और वेपन से तय हो रही है। इतना तो गांव के लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं जितना लड़ रहे हैं। और हम ये मान के बैठे हैं कि वहाँ बहुत समझदार लोग बैठते होंगे। यदि सामान्य आदमी को देखें तो वो भी ऐसा नहीं करता है।
तो इससे एक तो बात यह है कि हम लोगों ने जो अपने आप को छोटा मान रखा है उसको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। यार मानसिकता के रूप में देखें तो हम लोग ख़राब लोग नहीं हैं, हम काफ़ी ठीक ठाक लोग हैं। और कैसे हम बेहतर बने ताकि आगे के लिए और कुछ अच्छा चीज़ें घटित हों। तो जो मैंने सुबह से अभी तक बात कही है अब वो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं कहूँगा कि हमारे पास दो तरह के दबाव हैं। एक तरह के दबाव वो हैं जो मेरे अंदर से आ रहे है ना, इन्हीं दबावों को लोभ मोह काम क्या है? लोभ मोह काम क्या है? लोभ मोह और काम क्या है? ये जो इंद्रियों से निरंतर सुख पाना है इसका नाम काम है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, षड्रिपु। तो इंद्रियों से निरंतर सुख पाने की जो कामना है इसका नाम काम है। किसी साधन से धन से लोभ क्या है? तो धन से साधनों से निरंतर सुख की कामना इसका नाम लोभ है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ सुखी होने की कामना, किसी व्यक्ति विशेष के साथ सुखी होने की कामना वो मोह है। मोह का मतलब मोहित हो जाना, किसी व्यक्ति विशेष के साथ ज़्यादा संदर्भ में है इसका नाम मोह है। तो सारा लोभ मोह काम इतना ही है ना। चाहे वो आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, दोस्त हो सकता है ना, जिसको हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अफेयर की बात करें वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमको लगता है कि इसके साथ जी के हम सुखी हो जाएंगे, है ना। पैसे के साथ जी के हम सुखी हो जाएंगे, इंद्रियों के साथ जी के हम सुखी हो जाएंगे। और क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? लोभ मोह काम। इन तीन को बोला सम्मोहनात्मक आवेश। ये हिप्नोटाइजिंग है, ये सम्मोहनात्मक है, ये हमको बहुत आकर्षक लगते हैं। क्रोध क्या है? ये तीनों से सुखी हो जाएगा कि नहीं होगा? इन तीनों से सुख की निरंतरता पाएगा कि नहीं पाएगा? अरे पाएगा कि नहीं पाएगा? नहीं पाएगा। तो तीनों में लात खाएगा, इसी का नाम क्रोध है। तो क्रोध क्या है? अपनी अक्षमता, अपना इनकॉम्पिटेंस, अपनी अक्षमता। क्या अक्षमता? कि मेरे को सुखी होना नहीं आता है, मुझको सुखी होना नहीं आता है और मेरे सुख के लिए मैं किसी दूसरे पे निर्भर हूँ। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो इंद्रिय सुख है, चाहे वो मनोरंजन है, और बार बार उसमें निकल के कुछ आता नहीं है। तो इसी का नाम फ्रस्ट्रेशन है, इसी का नाम क्रोध है। फिर मद और मात्सर्य आगे की कहानी है। तो फाइनली इतनी ही कहानी को हम बार बार कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एक तो प्रेशर है, दबाव है जो मेरे भीतर से आता है ना, लोभ मोह काम के लिए। और मान लो मैं ही वोट मांगने गया लोगों के पास, तो क्या होगा? सबका दबाव मिलके लोभ मोह काम के रूप में, धन के रूप में, वो कहेगा भैया 5,000 में वोट बिकेगी, 5,000 रुपये लाओ। अब इतना सारा पैसा उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक दबाव उसको आया, फिर वही दबाव घूम के लौट के आया मेरे पास बाहर की तरफ से। तो बेसिकली दबाव एक ही है कि हमको शरीर से सुखी होना है। वही दबाव मेरे भीतर से आता है, वही दबाव व्यवस्था के रूप में बाहर से आता है। फिर मान लीजिए आप कंपनी चलाते हैं, कोई एक्साइज ऑफिसर है, इनकम टैक्स का ऑफिसर है, वो आके कहता है भैया इतने में सेटल कर लो। क्योंकि उसको भी लगता है यार पैसे से सब ठीक हो जाएगा।
जो आकर्षण आपके पास है, आपको लगता है कि आपको भी लगता है पैसे से ठीक हो जाएगा, आपके पास उसका माध्यम कमाना है, उसके पास अधिकार है, वो भी वही काम कर रहा है। तो कुल मिला के हमारी मानसिकता में जहाँ गाड़ी फंसी है, मूल चीज़ उतनी है, बाकी तरीके अलग अलग हैं। तो वही दबाव हमको व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। वही दबाव, अब आपके बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, अपने बेटे की शादी में, इधर यवतमाल में दहेज चलता है, शादियों में चलता है, कुछ कम्युनिटी में ज़्यादा होगा, कुछ कम्युनिटीज़ में कम होगा, है ना। अब दहेज चलता है तो आपके लड़के की शादी में आप तय कर सकते हैं अभी हम नहीं लेंगे। अब आपकी बेटी की शादी है तो वहाँ तो यदि सामने वाला लड़का आपको ठीक लगता है पर उनको कोई डिमांड है तो फिर आपको लगता है तो पूरा करना पड़ेगा, है। उल्टा हो गया, कैसे? लड़कियां नहीं मिल रही हैं, हाँ ये भी होगा भाई। जब सबको लड़का ही चाहिए था और सबने वो डॉक्टर के यहाँ दिखा दिखा के, हरियाणा का सबसे लो है ना, हरियाणा में 10 एकड़ ज़मीन और सरकारी नौकरी होने से शादी होती है, सही। अब 10 एकड़ ज़मीन और सरकारी नौकरी बड़ा टफ काम है, तो भैया लड़की होगी तो बहुत झंझट होगा, तो गर्भ में ही उसको निपटाओ। देखो क्या स्थिति है। माँ बाप जिन्होंने अपने हाथ से बच्चे पैदा किए वो अपने बच्चों की हत्या कर दें, और वो तो गर्भ में कर दें वो तो एक बात है, ऑनर किलिंग के रूप में भी अभी तक आज भी होता है, पहले से बहुत कम हो गया, नहीं कि जैसा है लेकिन आज भी होता है ना। अपने परिवार की इज्जत के नाम पे अपनी बेटी ने किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के से प्यार व्यार कर लिया तो बाप अपनी बेटी को गोली मार सकता है। किन्हीं समाजों में ये आज भी होता है। तो इसका मतलब है कि कभी सम्मान के नाम पे और कभी अपने दबाव के नाम पे। अब आप मान लो यदि दोनों ही कंडीशन में शादी करने गए तो अब साफ वही दबाव जो लोभ मोह काम का है वो आपको समाज की तरफ से बाहर से आता है, फिर वो परंपरा बन जाती है। परंपरा क्या बन गई? यदि आपके लड़के के पहले था, हमारे समय में था, यदि लड़के की शादी में दहेज अच्छा नहीं मिला इसका मतलब लड़के में कोई कमी थी। ऐसे भी कभी चलता था, अभी मेरे को पता नहीं अब बदल गया होगा। अभी तो अभी भी फिक्स रेट है, आईएएस होने से इतना रेट। आईएएस का रिजल्ट आते ही ब्यूरोक्रेसी में ये जो आईएएस का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर रहे बच्चे, इनका रिजल्ट आते ही जितने माँ बाप हैं वो सब अखबार में देख के उसका एड्रेस पता करके और वहीं से फॉलो करना शुरू कर देते। आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, तो मसूरी जो है शादी करने का जगह ज़्यादा है, ट्रेनिंग का जगह कम है। वहाँ शादी यहीं तय होती है। तो क्या ध्यान में आ गया? क्या ध्यान में आ गया? तो एक व्यक्ति से लेके राष्ट्र तक सारा दबाव किस बात का है? राष्ट्र की पहचान मतलब क्या चीज़ है? वो भी सही हो रही है ना, धन और पद सही हो रही है, कौन कितने को दबा पाता है। तो एक व्यक्ति से लेके पूरे विश्व तक सारा झंझट कुल इतना है कि हम इंद्रियों से सुख की तलाश में हैं जो कि पूरा होती नहीं है। और कुछ देशों ने तो ये इंद्रियों की तलाश को पूरा करने को व्यवसाय बनाया है ना। पटाया और क्या क्या है इधर वाले कंट्री, और क्या क्या बोलते हैं आप लोग को नहीं पता है? ये देखो है, कितने कंट्रीज हैं जहाँ यही व्यवसाय है, जहाँ राष्ट्र की देश की इकोनॉमी घोषित रूप से यही व्यवसाय है। थाईलैंड वगैरह जहाँ ये ओपनली व्यवसाय है घोषित रूप से। ठीक हो गया? तो ये एक साइड है। और कितने प्रतिशत लोग? तो ये एक हमारे को ध्यान में आया कि गाड़ी कैसे, इसमें लास्ट में क्या निकलना है? लास्ट में यही निकलना है, इसका गति यही है ना। बाकी थोड़ा बहुत तो इस पूरी दुनिया की जो अच्छाई है या थोड़ा हमको जो अच्छा लगता है तो उसको बोल रहे हैं कि अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि हम चाहते क्या हैं, तलाश किस चीज़ की है।
क्या चीज़ की तलाश है? क्या चीज़ की तलाश है? मैं क्या चाहता हूँ? तो मैं जीना चाहता हूँ। जीना क्या होता है? जीना क्या होता है? जीना नहीं होता है तो क्या होता है? जीना नहीं होता है तो झेलना होता है। तो विश्वास के साथ जीना होता है कि झेलना होता है? जीना होता है। अपमान के साथ झेलना होता है, गरीबी के साथ झेलना होता है, डर भय के साथ, असुरक्षा के साथ। तो जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं हमारे पास, वो सब झेलने की कैटेगरी में चले गए। तो बेसिकली जब मैं कहता हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं जीना चाहता हूँ, तो फिर ये मैं कौन है? कौन बोल रहा है ये? तो मैं जीना चाहता हूँ कि शरीर जीना चाहता है? मैं जीना चाहता हूँ कि शरीर जीना चाहता है? ये भी एक मामला फंस गया। और मैं चाहता हूँ, तो फिर ये मैं कौन है? इसको कैसे पकड़ें? जैसे कम से कम हमको पता चलता है शरीर में, यार किडनी यहाँ पे है, लीवर यहाँ पे है और हार्ट यहाँ पे है ना? और मैं कहाँ पे है? मैं को कहाँ से पकड़ूं? ये सर पकड़ने से बाल ही पकड़ में आते हैं, मैं तो पकड़ में आता नहीं। और खोपड़ी खोल के भी देख लिया तो भी मैं पता चल नहीं रहा है। देखो, नहीं तो खोपड़ी खोल के किसी का आचरण ठीक नहीं होता तो कोई चोर होता तो उसके ब्रेन में कोई करेक्शन कर देते, फिर वो चोरी नहीं करता, है ना? साइंस के हिसाब से, है ना? कहाँ गई हमारी वो बहन, डॉक्टर बहन का सहारा था, वो चली गई है? हाँ, आप चले, आओ, आप तो आगे रहा करो, बैठी बैठी। तो देखो, हम ये चर्चा कर रहे थे, यदि मानव केवल ब्रेन होता तो कुल मिलाकर केमिकल लोचा ही सारे भाव होते, है ना? तो केमिकल लोचा ही सारे भाव होते। तो यदि ब्रेन केवल केमिकल है और केमिकल ही भाव है, तो केमिकल से मानव ज़्यादा प्रभावित होता कि मानव विचार से ज़्यादा प्रभावित होता? यदि मानव केवल ब्रेन ही है और ब्रेन केमिकल है, तो मानव केमिकल से ज़्यादा प्रभावित होता कि विचार से ज़्यादा प्रभावित होता? केमिकल से, लॉजिकली के, है ना? केमिकल से। तो फिर ना सास बहू का इंजेक्शन अलग होता, देरानी जेठानी का इंजेक्शन अलग होता, और पति पत्नी वाले का तो बड़ा वाला होता। तो जितनी भी आदमी की नेगेटिव, भाई अभी हमको प्रॉब्लम होती है, फीवर होता है, कोई चीज़ होती है, तो कोई केमिकल डाल देते ना। तो शरीर क्योंकि केमिकल है, इसलिए उसको केमिकली ट्रीट कर देते। लेकिन ये जो आदमी का नेचर है, अब उसके नेचर में चुगली करना है, आओ चुगली चुगली खेलें, नहीं खेलते। अब सब टाइप के इंजेक्शन अलग अलग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी केमिकल से ज़्यादा प्रभावित, केमिकल से भी प्रभावित है, लेकिन लोग विचार से अधिक प्रभावित हैं। आज भी तमाम सरकारें सारे मॉडर्न वेपन होने के बावजूद विचार से डरती है। उसको लगता है विचार वाला ज़्यादा गड़बड़ करेगा। तो इसका मतलब है कि मानव विचार से प्रभावित है, तो उधर कोई विचार को सुनने वाली चीज़ है जो विचार से प्रभावित होती है। नहीं तो मानव केवल केमिकल से ही प्रभावित हो जाता और केमिकल में ही सारा काम चल जाता। छोटे छोटे लॉजिक हैं जो केवल हमको सोचने के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं। धीरे धीरे सारी बातों को समझेंगे। लेकिन इससे एक बात पता चला कि मैं को कैसे पहचानूं, मैं कहाँ से एंट्री करूं कि मैं को पकड़ पाऊं। क्योंकि मेरे को किडनी को ठीक करना है तो किडनी खोलना है, मेरे को अभी हार्ट अटैक आया तो भैया खोल के हार्ट अटैक में हार्ट में एक स्टंट डाल दिए, है ना। हमारी टांग में कोई घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटने का ऑपरेशन करवा लेंगे,
लेकिन ये मैं का ऑपरेशन करना है तो क्या खोलूं? घुटना खोल के मैं मिलता नहीं है। तो मैं को छूना है, मैं को हैंडल करना है, तो मैं कहाँ से शुरू करूं? विचारों से। तो ये समझ में आया कि जब मैं की बात करता हूँ, जब मैं की बात करता हूँ तो बेसिकली मैं भाव और विचार की बात करता हूँ। और भाव और विचार 24/7 24 घंटे 7 दिन चलने वाली चीज़ है ना। और भाव और विचार, जब मैं भावपूर्ण होता हूँ, जब मैं भावपूर्ण होता हूँ और जब मेरे विचारों में सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है ना, तो इसका नाम सुख है। जब मैं भाव में नहीं होता हूँ तो उसका नाम अभाव है। जब मेरे विचारों में कन्फ्लिक्ट है, समस्या है, तो इसका नाम दुख है। और मैं क्या चाहता हूँ? मेरे भाव और विचार 24/7 हमेशा, मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हों। खेल केवल इतना है। देखो, इन 7 दिनों में जिंदगी को इतना ऑब्जेक्टिवली पकड़ेंगे जैसा आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आप लाइन टू लाइन मेरे साथ चल पाएं, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको आप प्रॉपरली सुन पाएं, और एक सेशन के बाद अगला सेशन कहाँ शुरू हुआ और कैसे एक एक दिन करके हम आगे बढ़ेंगे, उसके आपके पूरा ध्यान बना रहे। डेली 1-2 घंटा समय निकाल के आज दिन भर में क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, मैं क्या सोचता हूँ, क्या कहा जा रहा है, और जो कहा जा रहा है उसको प्योरली सुन पाए। नहीं तो क्या होता है, मैं कुछ कहूँगा, आप उसको ओशो से मिलाओगे, हाँ ओशो ने भी ऐसे ही कहा है ना। और फिर इस बीच में आप अपने आप को ज्ञानी व्यक्ति के रूप में पहचान लेते हो कि मैं ओशो भी ठीक कह रहा था, ये भी ठीक कह रहे। तो आपको ओशो और नागराज जी के ज्ञान को फाइनल करने के लिए आपको जज नहीं बनाया गया है ना। हम अपनी ज़िंदगी को पार पा जाएं, अपनी ज़िंदगी में पार पा जाएं, उसके लिए हम उस तैयारी के साथ में बैठे हैं। तो ओशो ने क्या कहा और ये क्या कह रहे हैं, अभी 2 का कंपैरिजन तब करें जब दोनों पे हमारा समान अधिकार आ जाए। अभी तो दर्शन पे भी हमारा समान अधिकार नहीं आया है, ओशो को भी पता नहीं हमने कितना सुना है, समझा है। तो कभी आप गीता से कंपेयर करेंगे, कभी आप कोई चीज़ कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। वो कभी अहंकार का पोषण है और कभी वो टाइम पास है। तो कृपया करके जब किसी दर्शन को सुनते हैं तो उसकी मर्यादा है कि एंड टू एंड पूरा सुना जाए, जो कहा जा रहा है उसको एज इट इज़ सुना जाए, उसके ऊपर फिर सोचना समझने का काम होगा, फिर कहाँ कमी है, कहाँ उस पर बात हो सकती है। शिविर को सुनते समय आपको लगेगा वाइफ साथ में है, वो सुन रही है कि नहीं सुन रही है, क्योंकि आदमी बाय नेचर परोपकारी होता है। फिर सुनते सुनते आप लिस्ट बनाएंगे किस किस को अगले शिविर में लाना है ना। इसलिए मैं शिविर में सलाह देता हूं कि पति पत्नी साथ ना बैठें, नहीं तो एक दूसरे को कोनी मारते रहते हैं। देख, मैं बोलता था ना। तो सभी पतियों को लगता है कि पत्नी समझ जाएगी तो घर ठीक हो जाएगा, और पति पहले से मानते ही हैं कि सारी प्रॉब्लम इसी कारण है। तो कृपया करके आप स्वार्थी हो जाएं, केवल अपने लिए सुने, है ना। अब जो साथ में आया है वो सुने नहीं सुने आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इन 7 दिनों के लिए कोशिश कर रहे हैं मोबाइल और चर्चा और बाहरी जो कुछ भी हो सकता है उसको जितना मिनिमाइज़ कर सके। चाहे हमारा शिविर रेजिडेंशियल नहीं है, पर यदि आपका मन ठीक से तैयार हो जाएगा तो रिज़ल्ट रेजिडेंशियल जैसा आ जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम 7 दिन में किसी बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे। खुशी की बात यह है कि संख्या कम है। संख्या कम होने से जो थोड़ा सा 1-to-1 और सब लोगों को शेयरिंग का मौका मिलता है वो बड़े शिविर में थोड़ा सा कम हो जाता है ना।
तो और बहुत काफ़ी लर्नेड लोग हैं, अपने अपने एरियाज से काफ़ी एक्सपीरियंस पाए हुए और बहुत सारी अच्छी जर्नी के साथ वाले लोग हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी अच्छी शेयरिंग भी हमको शिविर के दौरान मिलेगी। तो क्या ध्यान में आ गया? क्या ध्यान में आ गया? तो सारी दुनिया इस बात की है कि मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी रहें, है ना। और जब मैं भावपूर्ण होता हूँ, जब मेरे विचारों में समाधान रहता है, तो इसी का नाम सुख है। जब मेरे भाव में अभाव होता है, जैसे द्वेष, ईर्ष्या द्वेष भाव है कि नहीं? ईर्ष्या द्वेष भाव है कि नहीं? है कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ हाँ तो ईर्ष्या द्वेष अभी फिलहाल के लिए ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है, और स्नेह का अभाव है। कोई चीज़ के ना होने की चीज़ है, तो ईर्ष्या द्वेष अपने आप में कोई भाव नहीं है, क्योंकि जब हम भाव की परिभाषा को समझेंगे तो हमारे को ये ध्यान में आ जाएगा। लेकिन जब भी मैं अभाव में होता हूँ, है ना, जब भी मैं समस्या में होता हूँ, तब मेरे को दुख लगता है, मेरे को खराब लगता है। तो इससे ये ध्यान में आ गया कि मेरे सुखी दुखी होने का नियंत्रण कहाँ पे है ना, ये ध्यान में आ गया। चलो पैसे को पूरा कर लेते हैं। बोर्ड, अब एक काम करो, ये बोर्ड को तो परमानेंट रख लेते हैं, है ना, इसको उधर कर देते हैं और उसको इधर कर देते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं 5 मिनट में ब्रेक हो रही है, तब कर लेंगे। तो देखो, भाव और विचार को समझ लेते हैं। यदि मेरे को भाव और विचार का प्रोडक्शन आ गया, यदि मेरे को भाव और विचार कैसे बनते हैं, मेरे को भाव और विचार बनाना आ गया, तो सही और भाव विचार बनाने का मेरा अधिकार आ गया, तो मेरे भाव और विचार मेरे अधिकार में आएंगे कि नहीं आएंगे? काम की बात यह है, मैं अभी थोड़ी सी परिभाषा में लेके चलता हूँ, मैं ही उधर चला जाता हूँ, इसमें क्या है। देखो, भाव और विचार क्या है? भाव को बोल रहे हैं, पहले आपसे पूछ लूं, जो लोग नए शिविर कर रहे हैं वो लोग बताएं, भाव और विचार एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? कितने लोगों को लगता है कि अलग अलग है? कितने लोगों को लगता है कि एक ही है? चलो, एक वाला तो कोई नहीं लग रहा है। तो भाव और विचार में क्या संबंध है और कैसे भाव और विचार अलग अलग है? भाव क्या है, विचार क्या है? बोलो। भाव रिएक्शन है। अच्छा, भाव हम जब बोलते हैं या कुछ अपने साथ में कुछ घटित होता है, तो वो टाइम पे जो रिएक्शन आती है उसको होता है भाव। जब बोलते हैं कुछ घटित होता है तब भाव आता है कि भाव पहले से भी रहता है? पहले से भी रहता है, मगर उसके बाद भी चेंज होता है ना, जो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो भाव से विचार आता है कि विचार से भाव आता है? विचार से गड़बड़ हो गया। भाव तो उस सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है। हाँ जी, और बोलिए। हाँ बेटा बोल, माइक दो बिटिया को। भाव मतलब अपनी फीलिंग्स जो रहती है उसको भाव बोलते हैं, और विचार मतलब अपनी थिंकिंग। तो अगर अपन कुछ नहीं भी कर रहे, अपन कोई चीज़ के बारे, अपन खुश है बट अपन कोई चीज़ के बारे में ओवर थिंक करके उसको गलत वे में ले लेते तो अपनी फीलिंग बुरी हो जाती है। मतलब अगर सपोज़ मैं अभी खुश हूँ लेकिन मैं कुछ चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंक करती हूँ, नेगेटिव टाइप थिंकिंग करती हूँ, तो फिर मेरी फीलिंग्स भी उस हिसाब से चेंज हो जाती। तो विचार से भाव बदलते हैं कि भाव से विचार बदलते हैं? विचार से भाव बदलते हैं। और भाव से विचार बदलते हैं? हाँ, हो सकता है। गुड, लेकिन बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। भाव और विचार में क्या अंतर है और भाव और विचार में क्या रिलेशन है,
या भाव क्या है, विचार क्या है? मेरे ख्याल से विचार से भाव बदल सकते हैं, और भाव से विचार नहीं बदल सकते। नहीं बदलते। कितने लोगों को लगता है कि भाव से विचार बदलते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि भाव से विचार भी बदलता है? भाव बदलने से विचार बदलते हैं। कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा है। विचार और भाव दोनों भी नेचुरल है, ऐसा भी लगता है मुझे। और अननेचुरल भी होते हैं। नहीं, नेचुरल है, वो स्पॉन्टेनियसली आने वाली चीज बोले तो भाव। आप ही करते हो कि कोई और करता है? आप में जो भाव और विचार आते हैं वो आप ही कर रहे हो कि कोई और कर रहा है? मैं खुद ही कर रहा हूँ। आप ही कर रहे हो, ये पक्का? ये पक्का है। पर विचार अलग चीज है, भाव भी अलग चीज है। क्या चीज है? क्या चीज है? हाँ जी, पीछे एक माइक दिखे। भाव दिखते हैं, विचार नहीं दिखते, और विचार नहीं दिखते। अच्छा, चेहरे में भाव व्यक्त होते हैं, चेहरे में विचार व्यक्त नहीं हो रहे। सर, भाव मन से आते हैं, विचार दिमाग से निकलते हैं। ओए होए, हम तो दो ही से नहीं निपट पा रहे थे, दो और ठूंस दिए। अब ये मन कहाँ होता है? अंतरात्मा में। ले, एक और ले। देखो, हमारी प्रॉब्लम भी इतनी ही है कि राम का घर शाम के सामने, शाम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। ढूंढोगे ना राम मिलेगा ना शाम मिलेगा, है ना? ए लो, परमेश्वर और आ गया। माइक ले लो, माइक से परमेश्वर ठीक आता है। हाँ जी, बोलिए। अगर हमारे दिल में भाव है, श्रद्धा है, दिल में भाव है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो हमारे दिमाग में ऐसा विचार नहीं आएगा कि भगवान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई चेतना शक्ति नहीं है। जितना आपने बोला सारे को लिख दूंगा ना। हाँ। एक सेंटेंस तो बोलो, देखो मजा आएगा। भाव से विचार बदलते हैं। अभी आपने जो बोला उसको दोबारा बोल नहीं सकते मेरे ख्याल से। बोल सकती हूँ। बोल सकते हो? बोलो। शुरू से एक लाइन बोलो, मैं लिखूंगा। बोलो। अगर हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति और टूक तो जाओ। श्रद्धा है, अगर हमारे दिल में परमेश्वर, श्रद्धा है, परमेश्वर, श्रद्धा, एक शब्द को बताने के लिए श्रद्धा और श्रद्धा का भाव है, तो ऐसे विचार नहीं आएंगे कि पर कोई शक्ति है ही नहीं। तो ऐसे विचार नहीं आएंगे कि कोई शक्ति है नहीं। हाँ। हम समझना क्या चाह रहे थे इसमें हम ऐसा समझना चाह रहे थे कि भाव क्या है। किसी इंसान के प्रति हमारे दिल में प्रेम का भाव है तो उसके बारे में बुरा विचार नहीं आएगा। पर भाव क्या है? भाव से विचार बदलते हैं। और विचार से भाव नहीं, विचार से भाव नहीं बदलते, भाव से विचार से भाव नहीं बदलते। मैं जो आपके साथ करता हूँ ये क्या है? मैं विचार व्यक्त करता हूँ। आपके भाव बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? मैं आपके सामने विचार ही तो रखता हूँ, आपके भाव बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? तो विचार से भाव बदलते हैं, तब ये शिविर होता है। विचार से बदलते हैं, भाव से विचार बदलते हैं। विचार से भाव नहीं बदलते। अभी देखना 7 दिन में आपका क्या होगा। हाँ जी, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन भाव क्या है, विचार क्या है? भाव है क्या चीज? ये देखो, अब अंग्रेजी में बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। वही है, राम का घर श्याम के सामने। भैया आप अंग्रेजी में इमोशन बोल दोगे तो भाव ही तो है वो। हाँ, तो भाव है, पर आपने है क्या?
पेन क्या है? कलम है। नहीं, पेन इससे पेन समझ में नहीं आता। तो भाव चीज क्या है? भाव का परिभाषा क्या होगा? भाव क्या है? ओए होए, महसूस कर रहे हैं। हाँ, इमोशन, महसूस, फीलिंग। ये सब कुछ भी नहीं, ये सब कुल मिला के भाव ही है। आप उसी को क्या है? पानी, नीर, जल, वाटर, ये एक ही बात है। इसमें आपने कुछ अलग नहीं कह दिया। इट इज़ एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स। हमारे विचार कोई देख नहीं सकता, लेकिन भाव देख सकते हैं सामने वाले। अभी हम आपके विचार देख रहे हैं कि भाव देख रहे हैं? आप विचार देख रहे हैं। फिर आप ही तो कह रही भाव। वो आप ही बता सकते हैं। हाँ जी, एवरेज मुझे ये लगता है कि माइक ले लीजिए। सिक्का के दोनों बाजू, जो एक बाजू जो है भाव है, दूसरी बाजू जो है विचार है। वो तो ठीक है, पर सिक्का क्या है? साधन आ गया अभी बीच में। देख लीजिए, हमारी इससे समझ में आया मैं क्या बोल रहा था। हम आकार से मानव है कि आचरण से मानव है? आचरण से मानव होते तो भाव पता होता। देखो, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। जीने की दुनिया से एक भी शब्द उठाओ और उसके सामने 4 लाइन लिख के देखो, तो आप एक भी शब्द के आगे नहीं टिक पाओगे। क्या? मैं विश्वास को समझता हूं, मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं, आपको समझा सकता हूं, आप भी जी सकते हो। 4 लाइन हो गए। जैसे मैं लिख सकता हूं, मेरे को लिखना आता है, मैं लिख सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। ये मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। ठीक है? मेरे को बोलना आता है, मैं बोल सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं, आप भी बोल सकते हो। तो शरीर के धरातल पर हम किसी भी शब्द के बारे ये 4 सेंटेंस बोल सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। मुझको खाना बनाना आता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप भी बना सकते हो गया। साइकिल चलानी आती है, कार चलानी आती है, वगैरह वगैरह। अब जिंदगी से एक भी शब्द उठा लो, सिंगल, और उसके सामने 4 लाइन लगा के देखो। जैसे मैं जिंदगी को समझता हूँ, मैं जीता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आप भी जी सकते हो। मैं विश्वास को समझता हूँ, मैं सम्मान को समझता हूँ, मैं धीरता को समझता हूँ, उदारता को समझता हूँ। कोई भी एक शब्द उठा लो। मैं सुख, शांति, संतोष, आनंद में से कोई भी एक शब्द उठा लो, है ना। जिंदगी से जुड़ा हुआ एक भी शब्द उठा लें तो हम 4 लाइन उसके सामने रख नहीं पाएंगे। इससे ही समझ में आता है कि जिंदगी हमारे सामने खुली नहीं है। हमने शरीर और शरीर की आवश्यकताओं को जिंदगी माना है, और हमारा भाव और विचार भी शरीर की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। अभी मेरे को खाना खाने की इच्छा हो रही है, तो मेरी इच्छा कहाँ चली गई? खाने में। तो मेरी इच्छा और मेरे विचार और मेरे भाव भी आहार, निद्रा, भय, प्रजनन और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, रूप, बल, धन और पद, बस इसी के बीच में घूम रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए क्या करता हूँ? उनकी भूख शांत हो जाए, उनको कपड़े मिल जाएं, उसको पैसे मिल जाएं, वो पढ़ के आ जाएं, इतना ही तो करता हूँ। तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान अभी तक है वो शरीर के धरातल पर शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए है। मैं की आवश्यकता जो भाव और विचार के रूप में है, मैं की आवश्यकता जो ज्ञान और समाधान के रूप में है, उधर अपने हाथ लगाने की स्थिति अभी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, और अपनों से पाया कि अपने आप से ज़्यादा पाया, है ना। इसलिए ये बात बार बार आती है और ये वाला पार्ट हमारा खाली है। फिर भी किसी का मन कर रहा हो अभी भाव और विचार को बताने का तो बता दो। हाँ, बोलो बोलो बोलो, माइक दो इनको। हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, फिर भी बोलो। बोलने की कोशिश करती हूँ। नहीं, आप मराठी में बोलो। नहीं, ठीक है, बोलती हूँ। भाव मतलब मुझे लगता है मराठी में हम भावना बोलते हैं,
कोई भी चीज़ की। जैसे हमने पहले देखा कि लोभ, मोह और क्रोध ये भावना है हमारी, जो मूल तत्व से हमारे अंदर पहले से है, ये हमने नहीं बनाई। जो बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, उसको भूख लगती है, तो उसकी भावना वो उस तरीके से व्यक्त करता है। जैसे बड़े होने के बाद आज मैं घर से निकलती हूँ गाड़ी लेके और एक गड्ढे की वजह से मैं गिर जाती हूँ, तो उस वक्त मेरा भाव वो गड्ढे के ऊपर से गुस्सा आ गया, मुझे क्रोध हो गया कि मैं इसकी वजह से गिरी। और उसी वक्त कोई आके मुझे मदद करता है, सहायता करता है मेरी और उठाने के लिए ये करता है, तो उस वक्त मेरा विचार ये आ गया कि आज भी मानवता जिंदा है। विचार आया कि भाव आया? नहीं, अभी विचार ये आया, पहले क्रोध आया, मतलब भाव आया। मेरा एक मत ये ऐसा है कि भाव पहले आया कि क्रोध आया। आदमी ने आपको आपके हेल्प कर दिया, तुरंत आपको पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली, हाँ, कोई तो भी आके मुझे भाव आया कि विचार आया? नहीं, पहले तो क्रोध आया, मतलब भाव आया, और दूसरा विचार आया कि अभी भी मानवता जिंदा है, कोई तो भी अपने को हेल्प कर रहा है। ये ऐसा एक भाव और विचार का अंतर मुझे लग रहा है। तो जब किसी ने हेल्प की तो भाव आया कि विचार आया? बाद में विचार आया। पहले भाव, क्रोध माने मेरे तरफ से क्रोध आया, मतलब भाव आया, और बाद में जो आया वो विचार आया। तो उसने आके आपको हेल्प की, उसके प्रति भाव नहीं आया? हाँ, उस वक्त विचार भी और भाव भी। एक विचार ये आया कि मानवता अभी जिंदा है समाज में, और भाव ये आया कि उसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी ना। तो मैं भाव पहले आया कि विचार पहले आया? वो नहीं बोल सकती। समझ में आया? मैं अभी ये देख रहा हूँ कि देखो, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने आपको कंफ्यूज किया कि आप कंफ्यूज थे, आपको पता भी नहीं था। भाई 2 + 2 4 होते हैं, इसमें मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ? इसमें तो नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जिस मामले में हमारी क्लैरिटी है, उस मामले में कोई हमको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। जिस मामले में कोई कंफ्यूज कर देता है, इसका मतलब पहले से कंफ्यूजन था। इतनी तो बात है। ठीक हो गया? तो भाव और विचार में क्या निकला? देखो, एक और बढ़िया बात है। ये बताओ कि कोई व्यक्ति डायरेक्टली मेरे को दुखी करता है या उसकी वजह से मेरा भाव और विचार प्रभावित हो जाता है, इसलिए मैं दुखी होता हूं? तो कोई भी व्यक्ति के पास में डायरेक्टली मेरे को सुखी दुखी करने का तरीका नहीं है। वो कुछ करता है जिसकी वजह से मेरा भाव विचार प्रभावित हो जाता है नेगेटिवली, और मैं सुखी दुखी होता हूं। उसके आगे ये भी सोचने की बात है कि किसी एक घटना से सभी एक समान प्रभावित होते हैं कि अलग अलग प्रभावित होते हैं? ये भी बात है। ये भी सोचने की बात है कि 10 साल पहले मैं जिन चीज़ों से जैसा प्रभावित होता था, क्या आज वैसा ही प्रभावित होता हूँ? ये भी नहीं। इसका मतलब ये प्रभावित होने वाली चीज़ बदल रही है। इसका मतलब इसको नियम पूर्वक बदला जा सकता है। तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, इसको नियम पूर्वक बदला जा सकता है। इसके बदलने का भी कोई नियम है। यदि इसके बदलने का, यदि भाव और विचार के बदलने का और सही दिशा में बदलने का नियम मेरे को उपलब्ध हो जाए, तो भाव और विचार का नियंत्रण मेरे हाथ में आ जाए। कैसा रहेगा? है ना? तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक प्रिंसिपल ने 10 टीचर को बुला के एक साथ डांटा। 10 को एक जैसा प्रभाव पड़ता है कि अलग अलग पड़ता है? एक तो मुस्कुरा के चली जाती है, पागल हो गई है। एक सुसाइड कर लेती है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी घटना से एक व्यक्ति मुस्कुरा के निकल सकता है, उसी घटना से एक व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखोगे तो मेरे को अब इतना ही पकड़ना है कि आखिर ये भाव और विचार किसी चीज़ में हो। अब हम कहते हैं दिल में भाव होते हैं। ये दिल में भाव होते तो हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता, दूसरे का दिल अपने में लग गया तो अपने तो भाव बदल जाते। अब पता चला जो उसमें भाव चल रहे थे वो मुझ में होने लगे, है ना? तो पैथोलॉजिकली
एक ऑपरेशन अभी सक्सेस हो जाएगा तो दुनिया के बहुत सारे भ्रम मिट जाएंगे। तो इस ऑपरेशन ने हमको ये बता दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन ने, कि दिल में भाव नहीं होते। भाव दिल भाव से प्रभावित होता है कि दिल में भाव पैदा होता है। भाव से दिल प्रभावित होता है। तो मेरे को गुस्सा आया, खुशी हुई, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, ये तो मेरे को समझ में आता है। लेकिन यदि दिल में भाव पैदा होते और मैंने दूसरे आदमी का दिल अपने में लगवा लिया तो उसी के भाव चलते फिर तो, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इससे ये समझ में आ गया कि दिल में भाव पैदा नहीं होता है। ये भाव कहाँ पैदा होता है? एक ऑपरेशन और सफल करवा दो तो मानव जाति का कल्याण हो जाए। जिस दिन ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया, अभी हम ये मानते हैं कि ब्रेन शरीर को चलाता है और ब्रेन में सारी कंडीशनिंग है। यदि ब्रेन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल हो गया तो या तो अब ये आदमी वो आदमी नहीं रहेगा जो पहले था, ये ब्रेन दूसरे का लग गया, और यदि दूसरे का ब्रेन लगने के बाद भी ये वही आदमी रहता है, इसका मतलब ब्रेन केवल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे दिल एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब चलाने वाली कोई और चीज़ है। कितना बढ़िया। तो ये ऑपरेशन और सफल हो जाए तो फिर ये स्थापित ही हो जाएगा कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है। साइंस अभी इस जगह में है कि ब्रेन में सब कुछ हो रहा है, और मान लो ब्रेन ट्रांसप्लांट होने से सामने वाले व्यक्ति में अब दूसरे वाले व्यक्ति का सोच विचार ही चलने लगता है, वो आदमी ही बदल जाता है। पुरानी कहानी नहीं थी, वो बोले वो है ना, सुनिए, वो डोली लेके जा रहे थे तो रास्ते में डकैत आ गए तो उन्हें मार दिया और मुंडी काट दी। वो जो महिला थी जिसकी शादी हो रही थी, बोले वो भगवान जी, रोने राने लगे तो भगवान जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने मुंडी लगाई तो गलती से मुंडी एक्सचेंज हो गई। अब जो इसका पति था उसकी मुंडी दूसरे में लग गई और दूसरे की मुंडी इसके पति में लग गई। ऐसी एक कहानी बचपन में हम कहीं पढ़े थे। इसका मतलब आदमी तो बदल गया, अब नीचे, यहाँ से नीचे वाला किसका है थोड़ी पता है। सारा प्रॉब्लम तो ये ऊपर वाले का ही है। भाई नीचे वाले की फोटो खींच लो, अब ये किसकी फोटो है? सारा मामला तो इधर से तय हो रहा है। चाय वाय पी लो। चाय पी के ढूंढते भाव और विचार। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।